हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग के लिए झारखंड एपीओ की वैकेंसी आ गई है। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और आप लोग इसकी तैयारी जोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए विद इन 1 ईयर इसका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। प्री मेंस इंटरव्यू सारा फाइनलाइज हो जाएगा और इसके लिए आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है 23 जून 2025। 23 जून 2025 को झारखंड एपीओ के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बेसिक फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सब क्लियर किया जाएगा। कैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा कि कैसे आप अपने टाइम मैनेजमेंट के तहत क्वेश्चन को करें। और इसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि जो ये क्वेश्चंस आते हैं किस किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है, कौन कौन से केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट केस लॉ की क्या वैलिडिटी है, जो हम लोग इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोग को जो बैच स्टार्ट हो रहा है 23 जून 2025 से आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग एक आज वीडियो देखते हैं। वो वीडियो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, उसका पूरा होल रिवीजन कराया जा रहा है। और चलते हैं हम लोग इसको परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के स्टूडेंट लोगों के साथ हम लोग इसके पूरे सेक्शन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का पूरा रिवीजन करते हैं। ऐसे ही रिवीजन आपको और ऐसे ही क्लास आपको तभी मिलेगी जब आप इस क्लास में इनरोल होंगे। तो जो लोग क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, 2 मोबाइल नंबर शो कर रहा है स्क्रीन पर, किसी भी मोबाइल नंबर पर मैसेज डालेंगे व्हाट्सएप के थ्रू कि मुझे कोई क्लास करनी है एपीओ के, जो झारखंड एपीओ है। बाकी फर्दर उनको प्रोसीडिंग बता दी जाएगी कि आपको क्या क्या करना है। आज का जो टॉपिक है वो रिवीजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। देखिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है वो जो बना है वो बना कैसे है, वो बना हम लोगों का है इंडियन एविडेंस एक्ट पर। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रिप्लेस किया गया और उसको रिप्लेस करने के बाद हम लोग के लिए जो प्रेजेंट टाइम में अब लागू किया गया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम लोग बीएसए कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो बीएसए लागू हुआ है वो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, और इसके पहले 30 जून 11:59 तक रात में, यानी कि 11:59 PM 30 जून तक जो हम लोग के ऊपर कानून था वो कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसे मिडनाइट 12 बजा 1 जुलाई मान ली गई और तब से हम लोगों के ऊपर जो लागू है वो हम लोग के ऊपर लागू है बीएसए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जिनका केस 30 जून तक पेंडिंग था, 30 जून 2024 तक जिसका केस पेंडिंग था, यानी कि नहीं डिसाइड हुआ था, उनके ऊपर अभी चलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन जिन लोगों का केस 1 जुलाई से रजिस्टर्ड हुआ है उनके ऊपर चलेगा बीएसए। इस समय कोर्ट में 2 प्रकार के केसेस चल रहे हैं। एक केसेस चल रहे हैं ओल्ड एक्ट से और एक केसेस चल रहे हैं न्यू एक्ट से। तो जो ओल्ड एक्ट से केस चल रहे हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। जो नए एक्ट से चल रहे हैं बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए। इसीलिए आप लोग का जो सिलेबस होता है वो ओल्ड न्यू दोनों दिया जाता है। जैसे अभी झारखंड की वैकेंसी आई है तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आएगा। लेकिन आप देखेंगे अभी 2-3 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन आएगा कि आईपीसी के साथ न्यू क्रिमिनल्स लॉ भी पूछ, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग का न्यू ओल्ड वाला सब पीछा नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 से 3। तो जो हम लोग बीएसए पढ़ने जा रहे हैं इसकी एक एक बेसिक चीज़ों को जाने, और बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में सब आप लोग को बताया है। देखिए जो हम लोग का बीएसए है ये इसमें टोटल 170 सेक्शन है, 170 धाराएं हैं, 4 पार्ट हैं, और इसके साथ साथ इसमें 12 चैप्टर्स हैं और एक शेड्यूल्स है, एक अनुसूची है। तो जो बीएसए का क्लासिफिकेशन है 4 पार्ट, 4 भाग, 12 चैप्टर्स, 12 अध्याय, 170 धाराएं और एक शेड्यूल, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए जो बीएसए है वो बना कैसे, जैसे कि इसके पहले वाला जो हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट था वो बना था सर जेम्स स्टीफन के ड्राफ्ट पर। लेकिन जो बीएसए बना है वो बना है ऑर्डिनरी बिल पर। ऑर्डिनरी बिल, अब ये ऑर्डिनरी बिल का जिक्र कहाँ पर है? ऑर्डिनरी बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 107, संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसी ऑर्डिनरी बिल के थ्रू हम लोग का बीएसए, बीएनडबलएस और क्या नाम है बीएनएस बना हुआ है। ये जो हम लोग का बीएसए है ये 2023 का एक्ट है, और 2020 में इसका जो सीरियल नंबर था, एक्ट नंबर था वो 47 जो ये हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा सिविल केसेस के ऊपर भी लागू होता है, क्रिमिनल केसेस के ऊपर भी। अगर कोई सिविल ट्रायल चल रहा है तो भी यही लागू होगा, क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो भी लागू।
और इसके साथ साथ अगर कोई केस चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, चाहे हाई कोर्ट में चल रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सभी जगह यही एविडेंस एक्ट लागू होंगे जहां पर भी हम लोग के लिए एविडेंस की जरूरत पड़े। ठीक है, तो दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आप लोग को क्लियर करना है कि ये हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं BSA सॉरी, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पर है, और इसके साथ साथ जितने भी कोर्ट हैं वो सभी पर ये वाला लागू होता है, सभी पर लागू होता है। ठीक है, अब जो देखो साक्ष्य अधिनियम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बचपन से आप सुनते आ रहे हो या आपने जब से लॉ ज्वाइन किया सुनते आ रहे हो कि कोर्ट जो होता है वो क्या चलता है, गवाहों पर चलता है। कोर्ट किस पे चलता है, साक्ष्यों पर चलता है, क्योंकि जो कोर्ट होता है वो तो कहीं जाता आता नहीं, चाहे वो सिविल सूट हो चाहे क्रिमिनल सूट हो, जो जजेस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने चेयर पर ही बैठते हैं, तो हम लोग कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो कोर्ट होती है वो कभी अकरेंस प्लेस वगैरह पे जाती नहीं, वहीं पर डैश पे बैठे बैठे जज साहब सारे प्रकार के एविडेंस को लेते हैं, उन एविडेंस को वैल्यूएट करते हैं, वो एविडेंस में से कौन कौन से कितने रिलेवेंट हैं, कौन कौन से इनरिलेवेंट हैं, जो रिलेवेंट है वो एडमिसिबल है कि नहीं एडमिसिबल है, ये सारी जो प्रोसीडिंग होती है वो डैश पे बैठे बैठे करते हैं। तो ये जो हम लोग का साक्ष्य अधिनियम है ये चलता है गवाहों के बल पर, गवाहों के बल पर। जैसे जैसे हम लोग अच्छे अच्छे गवाह देते हैं वैसे वैसे हम अपने केस को क्या करते हैं, मजबूत करते जाते, मजबूत करते जाते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कोर्ट में कैसे विटनेसेस को प्रोड्यूस करें। विटनेसेस इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द है साक्षी, उर्दू का शब्द है गवाह। ठीक है, तीनों शब्द के ये मीनिंग, गवाह उर्दू का शब्द है, साक्षी हिंदी का शब्द है, और जो विटनेस हम लोग बोलते हैं ये इंग्लिश का वर्ड। तो ये कहा गया कि कोई भी पार्टीज है, चाहे वो सिविल सूट की हो चाहे क्रिमिनल, उनको ये कहा गया 7 प्रकार के आप एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर, साक्षी के 7 प्रकार, 8वां कोई नहीं, ये ध्यान रखिए, जो है वो सब 7 के अंदर है। अगर कोई एक्स्ट्रा आपको कभी मिलता भी है तो वो सब के सब 7 के अंदर है, 7 के सिवा 8वां कोई नहीं है। अब वो 7वां क्या है, वो 7 है क्या सीरियल से। सबसे पहला होता क्या है कि जो ओरल एविडेंस होता है उसको नंबर 1 पे रखा जाए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो जो साक्षी लोग आते हैं, गवाह लोग आते हैं, वो अपने मुंह से बोलकर बताते हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने आंखों से देखा हो, चाहे उन्होंने कानों से सुना हो, चाहे उन्होंने किसी अपने हाथों से पैरों से किसी अंग से एहसास किया, लेकिन उसको इंटरप्रिटेट करते हैं अपने मुंह से, तो मुंह से बोलते हैं, इसके कारण उसको हम लोग कहते हैं मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, नंबर 1 पे। जो ओरल एविडेंस होता है इस पे 4 आते हैं, नंबर 1 पे ओरल है। दूसरा होता है सरकमटांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जो सरकमटांशियल एविडेंस होता है ये ओरल का पार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है कि पूरा कोई ऐसा गवाह नहीं होता है जो पूरी घटना को बता रहा, थोड़े थोड़े पार्ट में बताते हैं, टुकड़ों टुकड़ों बताते हैं, और किस पे बताते हैं, जो घटना घटी है उसके ऊपर बताते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब टुकड़ों टुकड़ों में आता है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू तभी निकल पाती है जब सभी को हम प्लस कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो जब सभी को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस बनता है, एक ही संव्यवहार वाले तथ्य उसी से उत्पन्न हुआ है क्या, हम लोग का सरकमटांशियल। तीसरा होता है कि जो बहुत से ऐसे एविडेंस होते हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा ओपिनियन के रूप में दिए जाते, विशेषज्ञ के द्वारा राय दी जाती, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं रियल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य, या इसको हम लोग बोलते हैं या वास्तविक साक्ष्य। 4th नंबर पर होता है हियरसे एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य, जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं सुनी सुनाई गवाही, सुनी सुनाई गवाही। तो जो सुनी सुनाई गवाही होती है इसको हम लोग बोलते हैं हियरसे। ये थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हियरसे एविडेंस के बेसिस पर ही हम लोग अपने मैटर को आगे बढ़ाते हैं। वो कौन कौन से मैटर है, सबसे पहले तो रजिस्ट्री का मैटर है, पूरा का पूरा चलता है हियरसे एविडेंस पर। दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालिक कथन, वो भी पूरा का पूरा हियरसे पे चलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हियरसे की कोई वैल्यू नहीं, ये अपने दिमाग में मत रखिएगा कि हियरसे की कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई वैल्यू ना होती तो उसको हम लोग एविडेंस के काइंड्स में क्यों रखते। अगर उसको साक्ष्य के प्रकार में रखा गया है तो कहीं ना कहीं तो उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, तो उसकी भी वैल्यू होती। तो 4 हो गए ओरल के फॉर्म में जो मुंह से बोलकर दिए जाते, पहला ओरल, दूसरा सरकमटांशियल, तीसरा रियल और चौथा हियर। इसके बाद जो इसका 3 और बचते हैं वो रिटन फॉर्म में होते, लिखित रूप में होते। देखो जब हम लोग का 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट बना था
तो उस समय पेपर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हम लोग पेपर लिखते हैं, कागज़। उस समय जो भी क्या नाम है डॉक्यूमेंट होते थे वो कहीं पत्थरों पे लिखे होते थे, किसी मेटल पर लिखे होते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, या कहीं पर कोई निशान बना दिया जाता था। तो उस समय के जो जितने भी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते थे, चाहे पत्थरों पे बनाते थे, चाहे किसी धातु मेटल पर बनाते थे, तो वो कहा गया कि सब का सब उस समय के अनुसार उसको हम लोग डॉक्यूमेंट मानते। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, पेपर आया, तो फिर जो अब डॉक्यूमेंट बनने लगे पेपर पर बनने लगे। फिर और समय तेज हुआ, 2000 आया, वर्ष 2000 आया, पेपरलेस काम होने लगा। तो पेपरलेस जब काम हुआ तो वहाँ पर हम लोग के पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, स्टोन से, पत्थरों से, मेटल से। 2000 इसके बाद हम लोग पेपर को लाने लगे, कागज पर लिखने लगे, और प्रेजेंट टाइम में उसमें क्या आ गया है, डिजिटल फॉर्म आ गया। ठीक, तो ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, चाहे वो पुराना वाला हो और चाहे नया वाला हो, ये कहा गया कि अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म का है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है और कोर्ट में हम उसकी ओरिजिनल कॉपी को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम ओरिजिनल कॉपी को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक साक्ष्य, और ये सुपर फाइन होता है ओरिजिनल कॉपी। लेकिन अगर उसी डॉक्यूमेंट की हम कभी सेकेंडरी कॉपी यूज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये कहा गया कभी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किसी भी मैटर पर ओरल एविडेंस भी है और डॉक्यूमेंट्री, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाए, किसको वरीयता दिया जाए, ये आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछा। तब ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी मैटर पर ओरल एविडेंस भी है और मौखिक साक्ष्य भी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, तो एक स्लोगन है, याद रखना, कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन दस्तावेज झूठ नहीं। व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन दस्तावेज झूठ नहीं। जैसे कोई कहता है आपसे ये मकान अपना ही समझो, ठीक, मुंह से बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसका मकान है, कतई नहीं, कतई नहीं है। अगर उसका होता तो ये बोलता है ये मकान अपना ही समझो, नो सर, तब तो सीधे सीधे कहता है ये मेरा मकान है। लेकिन अगर ये मुंह से बोल रहा है, आपको झूठा विश्वास दिला रहा है कि अपना ही मकान समझो। और जब हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, देखो जो लोग कमरा बंद किए हो, कैमरा, हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम डिलीट कर देंगे आप लोग। अगर आप लोग को कैमरा बंद करके क्लास लेना हुआ करे तो मत ज्वाइन किया करो, कई बार बताए, और कोई कैजुअलिटी हो तो लिख दिया करो। ठीक है, बहुत बार हमने आप लोग को वार्निंग दिया लेकिन आप लोग सुधर नहीं रहे, अच्छा नहीं लगता, कितने बड़े आप लोग हो। तो इसके बाद अर्जुमन फातिमा फैजाबाद, चलिए आपसे शुरुआत हो, आप डिलीट हो गई। खत्म, आपका खेल खत्म हो। संतोष, जल्दी बताओ, नहीं तो हम डिलीट कर रहे हैं फट से, आप कभी ज्वाइन नहीं हो पाओगे। संतोष, मशहूद गाजी, जी सर, रिमूव। हरी वाटिकर, रिमूव। नहीं चाहते थे कि आप लोग के साथ एक्शन हो, लेकिन आप लोग तंग करते हैं। चलिए, आप किटकिट करते रहिए, आप ज्वाइनिंग नहीं पाएंगे। तो देखो, ये कहा गया कि जो कोई अगर कह रहा है कि मकान मेरा है, विश्वास दिला रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है, व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर आप उसके डॉक्यूमेंट को देखो, खतौनी को, तो खतौनी क्या बताएगी, ओनरशिप। तो खतौनी में जिसका नाम होगा वही ओनर कहलाएगा ना, कि जो मुंह से बोल रहा है वो ओनर कहलाएगा, जो ठीक है ना। तो आज एक याद कर लो कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन दस्तावेज झूठ, तो कभी भी ओरल एविडेंस में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर विरोधाभास होता है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, वरीयता किसको दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट। ये चीज आप लोग अपने पास याद रखना। तो ये जो 7 प्रकार के एविडेंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी एविडेंशियल वैल्यू। सबसे नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट के बाद प्राइमरी आता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, तब ओरल का नंबर। और ओरल एविडेंस के लिए बोला गया है कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो मुंह से बोलकर मुंह से कोर्ट में आकर बोल रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसी ने देखा हो, उसी ने सुना हो, उसी ने आभार। इसको उर्दू में कहते हैं चश्मदीद गवाह, इंग्लिश में कहते हैं आई विटनेसेस, ठीक, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष साक्षी। अगर वो ऐसा है तभी ओरल एविडेंस को माना जाएगा, और नहीं तो ओरल एविडेंस को नहीं माना जाएगा। ये तो देखो 7 तरीके हैं,
सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल के लिए पार्टीज को बोला गया है कि 7 तरीके में से आप अपने फेवर में जो लाना चाहो ले आओ। अब जो हम लोग बीएसए पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले हम लोग इंडियन यूनियन से पढ़ते तो उसके 3 फंडामेंटल रूल्स है। रूल्स नंबर 1, पहला रूल्स ये कहता है, फंडामेंटल रूल है, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, जो 6 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं संविधान में, उसी तरह यहाँ पे 3 मौलिक नियम है। इसी 3 फंडामेंटल रूल्स पर ही पूरा एविडेंस सेट क्या करता है, बेस करता है, आधारित होता है। पहला, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केस। प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य। प्रत्येक मामले में आप कैसा साक्ष्य देंगे, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का मतलब है कि आपके पास जो सबसे अच्छा साक्ष्य हो वही कोर्ट के सामने लाइए। कोर्ट को परेशान मत करिए, तंग मत करिए कि पहले कमजोर वाला दीजिए, कमजोर वाला नहीं प्रूफ हुआ तो उससे अच्छा वाला दीजिए, वो उससे भी काम नहीं चला तो अब सबसे अच्छा वाला दीजिए। ये आप नहीं कर। अगर आपको मुकदमा जीतना है, तो जो आपके पास सबसे अच्छा साक्ष्य हो वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर। इसका क्या बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपके ऊपर, ठीक है, परवीन समझिए नालंदा वाली, आप नहीं हैं, अगर आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप LLB फेल हो, तो बेस्ट एविडेंस क्या होगा इसको प्रूफ करने? आप अपनी LLB की मार्कशीट, LLB की डिग्री दे दो। इसके बाद तो आपका काम खत्म ना। अब कोर्ट आपसे नहीं कहेगी कि प्रूफ करिए, लेकिन आपने क्या किया, पहले अपने एक फ्रेंड को प्रोड्यूस किया, आपने बोला कि मेरे साथ LLB करते थे, ये प्रूफ हो जाएगा कि आप पास हो? नो सर, नहीं प्रूफ। आप कहते हो ये मेरा एडमिट कार्ड देख लीजिए, एडमिट कार्ड दिखाने से मान लिया जाएगा आप LLB पास हो? वो भी नहीं है। नो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करते हो जो कहता है कि हम और ये साथ साथ गए थे अपनी मार्कशीट ली, तो क्या मार्कशीट फेल वालों को नहीं मिलती? मिलती है सर। मिलती है। तो आपने क्या किया, न्यायालय को तंग किया। तो ये कहा गया बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केस। बेस्ट क्या है, LLB की डिग्री, LLB की मार्कशीट। तो कोर्ट में हमको क्या करना है, बेस्ट। तो ये बेस्ट वाला जो है कब दिया जाए और किसके सब्जेक्ट पर दिया जाए? तो बेस्ट वाला दिया जाए किस पे, जिस मैटर को लेके विवाद हो, जिस मैटर को लेके डिस्प्यूट हो, क्योंकि कोर्ट किस पे जजमेंट देता है, डिस्प्यूटेड पॉइंट। ठीक है, तो जो डिस्प्यूटेड पॉइंट होता है इसको हम लोग सिविल केसेस में बोलते हैं इश्यूज, वाद बिंदु। क्रिमिनल केसेस में बोलते हैं हम लोग फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, आरोप तैयार करना। तो नाम है। और हम लोग एविडेंस एक्ट में बोलते हैं फैक्ट इन इशू। तो जो आप बेस्ट एविडेंस दोगे वो किसके ऊपर दोगे, जो फैक्ट इन इश्यूज, जो आपके ऊपर आरोप लगा है, क्योंकि आपने उसके अगर ऊपर दे दिया बेस्ट एविडेंस तो आपने प्रूव कर दिया और आप मुकदमा जीत जाओगे। ठीक है, तो दूसरी बात कही गई है कि जो बेस्ट एविडेंस दोगे वो किस विषय पे दोगे, उस विषय पर दोगे जो विषय आप और दूसरे पक्षकार के बीच में विवाद है। अगर आप प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट के साथ जो आपका विवाद है, आप अगर कंप्लेनेंट हो, जो एक्यूज के साथ विवाद है, उस विवाद का नाम क्या है, इशू। सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में उसका नाम क्या है, फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। ठीक। तीसरा ये कहा गया है एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट नॉट हियरसे। जो आप एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करिए वो डायरेक्ट वाला प्रोड्यूस, हियरसे वाला नहीं, क्योंकि हियरसे वाला 4 ही 5 सेक्शन पे लागू होता है, तो सेक्शन तो टोटल 170 है। तो ये कहा गया है कि आप डायरेक्ट वाला प्रोड्यूस करिए, सुनी सुनाई गवाही को न प्रोड्यूस। ये 3 इसके फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, अब आ जाओ जरा से बेसिक चीज पे और ध्यान रखो। देखिए, अगर आप लोग इस लेक्चर को खूब अच्छी तरह समझ जाइएगा, इसका वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, उसको समझ, जीवन भर कभी एविडेंस एक्ट कोई दिक्कत, कभी भी दिक्कत नहीं। ये क्या है, आपको एकदम जमीन से उठा के ऊपर तक ला रहे हैं। ठीक है ना, बस आप लोग को क्या करना है, इसको सुनना है, समझना है, और अभी हम आप लोग को चांस देंगे, जिसको जो पूछना होगा पूछ लेना। देखो, सबसे शुरुआत होती है, जैसे हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं, ए। एविडेंस सेट का ए क्या है, फैक्ट्स। एविडेंस सेट का जो पहला अल्फाबेट है उसको बोलते हैं फैक्ट्स, तथ्य। ठीक, तो ये कहा जाता है कोर्ट में सबसे पहले फैक्ट्स लाए। अगर सिविल सूट आया तो जो सिविल सूट आता है कौन लाता है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ अपने प्लेंट में फैक्ट्स को देता है कि लॉ के प्रोविजन को देता है। वादी अपने वाद पत्र में जो लिखता है, दैट इज यह है कि जो लिखता है वो तथ्य की बात को लिखता है कि विधि की बात को, फैक्ट्स को लिखता है। तो यही से देखो पहला अल्फाबेट है,
आप थाने पर एफआईआर करते हो तो लॉ का प्रोविजन का जिक्र करते हो कि आप जो है फैक्ट्स का जिक्र करते हो? सर हम जाते हैं थाने पर, बताते हैं अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया और आपसे अनुरोध है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा, बस। क्या हम लोग बताते हैं कि हमारी एफआईआर को आप लिख लो 174 में? लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं बोल सकते। सर तो पहला अल्फाबेट हम लोग का है वो पहला अल्फाबेट। अब फैक्ट्स तो हमने सीख लिया, ये फैक्ट्स हम किस प्रकार कर दें? तो दिन भर बोलते ही रहते हैं ना, दिन भर अपनी आंखों से देखते रहते हैं, दिन भर अपने कानों से सुनते रहते हैं, नहीं सुनते? तो क्या दिन भर हम लोग जो बोलते हैं, दिन भर सुनते हैं, दिन भर देखते हैं, सब क्या कोर्ट में जाके बता देंगे? नो। नो सर, तो हमको कोर्ट में वही बात बतानी है फैक्ट्स के रूप में जो सेक्शन नंबर 4 से लेके 50 के बीएसए की सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 50 में जो सेक्शंस दी गई हैं उसी सेक्शन के अंदर की बात को फैक्ट्स के अंतर्गत बताना है। इसीलिए हमको क्या होता है, एडवोकेट की जरूरत। हमको क्यों एडवोकेट की जरूरत पड़ती? क्योंकि एडवोकेट जो हमारा ड्राफ्ट करेंगे, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग करते हैं, तो वो प्लेंट में जो बातों को लिखते हैं वो धारा 4 से लेके 50 के बीच की बात को लिखते हैं। क्योंकि अभी हमको अपनी प्लेंट को कोर्ट में एडमिट भी कराना है। आपने प्लेंट तैयार कर लिया, कोर्ट के ऑफिस में जमा कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी प्लेंट एडमिट हो गई। अभी तो आपको एडमिशन के लिए कोर्ट के सामने आर्गूमेंट करना है। तब जो एडवोकेट होते हैं तो अपनी प्लेंट को एडमिट कराने के लिए एडमिशन वाली डेट पर कोर्ट से ये बोलते हैं कि जो मैंने अपनी प्लेंट दिया है वो प्लेंट मेरी, ये जो फैक्ट्स है सब फैक्ट्स रिलेवेंट हैं और ये सेक्शन 4 से 50 के अंतर्गत। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट लिख देती है वादी का वाद पत्र स्वीकार, प्लेंटिफ के प्लेंट को एडमिट किया गया और प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को भिजवाई। यही तो कोर्ट में होता। तो पहला चीज हो गया फैक्ट्स। दूसरा चीज हो गया रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट क्या है? धारा 4 से लेके 50। अब हमने क्या किया, 2 स्टेप हम आगे बढ़ गए। पहला स्टेप था फैक्ट, दूसरा स्टेप था रिलेवेंट। अब इस रिलेवेंसी को, जो हमने कोर्ट में रिलेवेंसी बनाई फैक्ट की, यहां पर 3 चीज है इस रिलेवेंसी को एडमिसिबिलिटी बनाने की। पहला आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा आता है ओनस, तीसरा आता है। ये जो रिलेवेंसी है, रिलेवेंसी को एडमिसिबिलिटी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा है प्रिजम्पशन और तीसरा है ओनर। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जिसने भी सूट की शुरुआत किया, सिविल की किया है तो प्लेंटिफ, क्रिमिनल की शुरुआत किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूशन या कंप्लेंट। ठीक। अब ये कहा जाता है कि आपकी बात को तो मैं मान गया, हमने रिलेवेंट आपकी बात को मान ली, अब आप इसका कोरोबरेशन करा, मिलान कराइए कोर्ट के सामने। तो मिलान कराने को 3 नामों से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बर्डन ऑफ, जो लगभग 90% केसेस में, दूसरे में 5% होती है प्रिजम्पशन और तीसरा होता है 5% ओनस। पहले प्रिजम्पशन को ही जान लो। प्रिजम्पशन उन मामलों में मानी जाती है जो ऑफेंस लेडीज के अगेंस्ट होते, सेक्सुअल हरेसमेंट है, रेप का केस है, ये जितने भी केस ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं वहां पर प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ का ही एक पैरेलल पार्ट। क्योंकि यहां पर जो विक्टिम होती है, लेडीज होती है, वही तो है क्या, कंप्लेनेंट। तो सामान्य नियम कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय होता है विक्टिम के ऊपर क्रिमिनल केसेस में। तो विक्टिम कौन है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स में? वो महिला। तो वो महिला कैसे प्रूफ करे कि मेरे साथ रेप हुआ? वो महिला कैसे प्रूफ करे कि मेरे साथ जो है सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ? वो महिला कैसे प्रूफ करे कि ये मुझे टांट कर रहे थे? तो वो महिला कैसे प्रूफ करे कि डाउरी का मैटर है? तो उन सबको महिला को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे एविडेंस एक्ट में बना दिया गया है प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि कुछ बातों को आप प्रूफ कर दो, इसके बाद कोर्ट कहता है हम मान लेंगे कि सामने वाले ने ऑफेंस किया। इसके लिए 3 तरीका बताया, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव। इसके लिए 3 तरीका बताया गया। उपधारणा कर सकेगा, दैट इज मे प्रिज्यूम। दूसरा, उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम। तीसरा है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। तीनों की पावर अलग अलग। सबसे पहले मे प्रिज्यूम होता है। जो मे प्रिज्यूम होता है वो फैक्ट्स की होती है, तथ्य की होती है और इसको आसानी से तोड़ा भी जाए। शैल प्रिज्यूम जो होती है ये लॉ की होती है, लेकिन इसको भी तोड़ा जा सकता
जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है वो लॉ की होती है, लेकिन वो तोड़ा नहीं जा सकता, केवल अब 2 कंडीशन बस, ताकि वो भी नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं उपधारणा। उपधारणा उपधारणा उसी तरह है जैसे आप जीवन में जीते हो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आप रास्ते में चलते हो, ट्रेन में चलते हो, तो किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो देखने के बाद आप उसके बारे में कुछ उपधारणा बना लेते। यस सर। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, सपोज आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, बैठता है, और बैठने के बाद वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने लगता है, हिंदू पढ़ने लगता है, आप क्या उसके बारे में उदाहरण बना? अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर अपना न्यूज़पेपर, ठीक। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि किसी अपोजिट जेंडर को घूर ही रहा है, पता चला कोई लेडीज है, उसी को दिन भर बार बार घूर रहा है, तो आप क्या उदाहरण बनाओगे? ये चक्का है सर, उपधारणा बनाओगे। तीसरा ये है कि बैठा नहीं और आप कहाँ से चढ़े, कहाँ जाएंगे, क्या करते हैं, लगा आपसे बातचीत कर, आपसे बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा बातूनी। यस सर। तो तरह तरह की हम लोग, आपने कहीं एडमिशन लिया और किया कुछ किया, जब आप पहले दिन क्लास में गए, दूसरे दिन क्लास में गए, तो उस क्लास जो आपके क्लासमेट थे साथ में पढ़ने वाले, सबके बारे में आपने उपधारणा बनाई 2-4 दिन 10 दिन के बाद। यस सर। तो जिसको जिसको आपको माइनस करना था उससे दूरी बना लिया, जो आपको ठीक लगा उसको आपने फ्रेंड बनाया, जो सबसे अच्छा लगा उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया। तो जैसे दैनिक जीवन में हम लोग उदाहरण बनाते हैं, वैसे कोड भी, ठीक। जैसे रेप का केस है, रेप के केस में जो लेडीज है विक्टिम, उसको केवल 2 काम करना। पहला काम करना है कि थाने पर उसकी FIR कराओ, और दूसरा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके साथ ये बात आ जाए सामने मेडिकल रिपोर्ट में कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ठीक। तो ये क्या होगा, ये शैल प्रिज्यूम में आ जाए। जिस जेंट्स का वो नाम ले रही है, ये माना जाएगा कि उस जेंट्स ने उसके साथ। तो ये पहला होता है प्रिजन। दूसरा होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जो सूट को लाता है, सिविल सूट लाएगा प्लेंटिफ, क्रिमिनल सूट लाएगी कौन, विक्टिम, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि अपने मामले को आप, अच्छा अपने मामले को हम साबित कर दिए, तब क्या होगा, तो जो रिलेवेंट फैक्ट था वो क्या बन जाएगा, एडमिसिबल। एडमिसिबल को बोलते हैं ग्राह्य, ठीक। जो चीज हम एडमिसिबल बनाते जाएंगे वो पार्ट ऑफ द जजमेंट, हो जाए, ठीक। जब हम बनाने लगते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बीच में अपोजिट पार्टी कूद जाता है। अक्सर जब हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ शुरुआत होती है, हम अपने मामले को साबित करने के लिए रेडी होते हैं, उसी समय अपोजिट पार्टी कूद जाता है बीच में। देखो, बहुत सरल शब्द में बता दे रहे हैं, क्या कूद जाता है, कोर्ट से कहता है कि मुझे ओनर्स का रिलीफ दे दी, मुझे कुछ कहना है, तो कोर्ट कहती है क्या कहना है, तो कोर्ट से वो ये कहता है कि मुझे कुछ बातों को साबित करना है, आप मुझे चांस दे दी। तो जब वो ऐसी डिमांड करता है, रिटन एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, तो उसको बोला जाता है ओनस। ओनस का हिंदी का नाम क्या है, साबित करना। सबूत का भार का इंग्लिश का है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को बोलते हैं सबूत का भार, ओनस को बोलते हैं साबित करने का भार, प्रिजम्पशन को बोलते हैं उपधारणा। तो वो मांग लेता है इसका क्या नाम है, बर्डन ऑफ प्रूफ में मांग लेता है ओनस। घटना वाले दिन मैं पागल था, चलो, तो कोर्ट उसको ओनस का बेनिफिट दे, ठीक है। चलिए आप बताइए। अब 2 बातें, जो वो बीच में कूद कर न्यायालय से ये अलाउ करा लिया है कि मुझे एक लाभ चाहिए, तो 2 बातें हैं, या तो वो लाभ को साबित कर देगा या लाभ को नहीं साबित करेगा। अगर एक्यूज पर्सन ने ओनस मांगा, लाभ मांगा, और उसको प्रूफ कर दिया, तो ये कहा जाएगा कि अगर उसने कहा कि मैं घटना वाले दिन पागल था, कोर्ट ने कहा ठीक है प्रूफ करिए, उसने प्रूफ कर दिया कि जिस दिन घटना घटी थी मैं पागल था, अब ट्रायल आगे चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, अब कोशिश, उसने कहा तो मैं घटना वाले दिन पागल था, कोर्ट ने उसको चांस भी दिया लेकिन नहीं प्रूफ, क्या उसको सजा दे दी जाएगी? नो सर, ट्रायल आगे चलेगा, नहीं सर, ट्रायल आगे चलेगी। नो, इसका रीजन क्या है, अभी हियरिंग द बोथ पार्टीज में, ट्रायल का कॉन्सेप्ट है दोनों पक्षों को सुनो। अभी आपने दोनों को सुना, अभी तो बर्डन वाले प्रूफ को हमने सुना ही नहीं, वो तो जैसे सुनाने की कोशिश कर रहा था, बीच में ये आ गया। तो अगर वो नहीं प्रूफ कर पाता ओनर्स को, तो ट्रायल स्टार्ट,
अब जैसे ट्रायल चलता है उस तरह ट्रायल चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये एग्जाम में आएगा, जुडिशरी में आएगा, एपीओ में आएगा, एड जुडिशियल में आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय कांस्टेंट, बर्डन ऑफ को कभी भी हिलता डुलता नहीं, ठीक। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? कांस्टेंट। ओनस क्या होता है? वेरिएबल। ओनस क्या होता है? वेरिएबल। ओनस कभी जो है प्लेंटिव पर जाएगा, कभी डिफेंडेंट पे जाएगा, कभी क्रिमिनल केस है तो कभी प्रोसिक्यूशन पर जाएगा, कभी उस एक्यूज पे। जब जब ओनस की मांग की जाएगी वो इधर उधर भागता रहे, जैसे फुटबॉल की गेम। इसको हमने याद करने का आप लोग को तरीका बताया था कि हम लोग के मुंह में दो प्रकार के जबड़े हैं, एक नीचे का, एक ऊपर। बताइए परवीन, कौन सा हिलता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? दोनों, ये बताइए। नीचे वाला हिलता है। जब आप बोलती हैं, आप खाना खाती हैं, आप हंसती हैं, रोती हैं, तो मुंह का ऊपर वाला जबड़ा चलता है कि नीचे वाला? सर दोनों। डॉक्टर से रिपोर्ट लिया? जरा ऊपर वाला दांत हिलाइए। हिला? नहीं सर। वो क्लास से ही फायदा होता है, एक नई जानकारी आज मिली। ऊपर वाला दांत किसी, आप ही का नहीं, किसी का नहीं, तो उसको लिख लो, ऊपर का दांत बराबर बर्डन ना। नीचे का दांत हर समय हिलता है, जब हम लोग बोलते हैं नीचे का दांत, उसको लिख लो ओनस, साबित करने का, याद करने का बेस्ट तरीका। अब आता है प्रिजम्पशन। क्या प्रिजम्पशन कांस्टेंट होता है कि ये वेरिएबल है? प्रिजम्पशन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है सर। नहीं सर, कांस्टेंट। उपधारणा जो होती है ये स्थिर होती है या वेरिएबल होती है? स्थिर सर, एक ही को मान के चला जाता है। हाँ, ये ध्यान रखना, जो हमारा लोग का प्रिजम्पशन होता है वो भी कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, ठीक है। एक तो देखो इस चीज को आप लोग, ए प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूजन। तीसरी नेक्स्ट आपको याद करना है तीन, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड, साबित, डिसप्रूव्ड, ना साबित, नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं। तीन शब्द हैं। हमारा ट्रायल चल रहा है, सिविल ट्रायल और या क्रिमिनल ट्रायल जो भी चल, अगर जो प्लेंटिफ है, सिविल ट्रायल चल रहा है, सिविल ट्रायल में बर्डन ऑफ प्रूफ वादी पर, वादी ने अपने मामले को बिना किसी डाउट के प्रूफ, जो भी उसने प्लेंट में उपचार मांगा प्रूफ कर दिया, वादी क्या बन जाए? साबित। डिक्री हो, उसको बोलेंगे डिक्रीधारी। जैसे वादी डिक्रीधारी बना, अपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट क्या बनेगा? निर्णित जजमेंट मैटर, ठीक। दूसरा वो मैटर होता है जैसे क्रिमिनल का है, क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसिक्यूशन होता है या कंप्लेनेंट होता है, वो अपनी स्टोरी को, जो भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी, उसको बिना किसी डाउट के प्रूफ कर दी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक्यूज को सजा, एक्यूज को सजा। तो एक्यूज को सजा जब होती है तो मुकदमा एक्यूज जीत रहा है कि कंप्लेनेंट जीत रहा है? कंप्लेनेंट जीत रहा है। वही तो चाह रहा था कि एक्यूज को सजा हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट। तो जो नॉट प्रूफ है, दोनों के दोनों अपने मामले को नहीं प्रूफ। ये सिविल मैटर पे चलता है, क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में प्लेंटिफ ने भी पूरी कोशिश किया मैटर को प्रूफ करने की, और डिफेंडेंट ने अपने WS में एडिशनल स्टेटमेंट देकर वो भी पूरा प्रूफ करने की कोशिश किया कि मैं इसका हिस्सेदार हूँ, मैं इसका हकदार हूँ, लेकिन कोर्ट के सामने दोनों प्रूफ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साबित नहीं, ठीक। जैसे इसको कैसे तुलना करोगे? क्रिकेट के मैच या कोई भी मैच आप लोग खेलते, टीम इंडिया जीत गई, प्रूव्ड, प्रूव्ड। टीम इंडिया जीत गई तो प्रूव्ड, कि मतलब हमारे देश की क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी, प्रूव्ड हो गया। टीम इंडिया हार गई, डिसप्रूव, डिसप्रूव। मैच टाई हो गया, ना टीम इंडिया जीती ना जो दूसरा पार्टी थे, दूसरा जो क्रिकेट की टीम थे वो जीती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिर्णित। और क्रिकेट की भाषा में उसको बोलते हैं टाई हो गया। टाई का मतलब होता है ना तुम जीते ना हम जीते, बराबर। यहाँ पर प्रूव्ड बराबर जीतना, डिसप्रूव बराबर हारना, नॉट प्रूव बराबर टाई, यानी कि अनिर्णित। ये तीन शब्द आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो जी सर। आगे बढ़ते हैं। देखो,
जब कभी कोई भी सिविल सूट या क्रिमिनल होता है तो जो अपोजिट पार्टी होता है वो दो बचाव मांगता है। सबसे पहले ये बचाव कहता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया, मैंने ये अपराध नहीं किया। क्या वो कहता है कि मैं उस समय तो घटना स्थल पर था ही। ये दो बहुत ही पिटी पिटाई चीज है जो आज भी चलती है। लोग कहते हैं मैं तो वहां था ही नहीं, ठीक। और दूसरे लोग कहते हैं अगर मैंने कुछ किया है तो मेरी पहचान करा लो, जिसके साथ मैंने कोई अपराध वगैरह किया उससे मेरी पहचान करा लो। तो देखो आप लोग को हमने बताया था जब कभी कोई पर आरोप लगता है तो उसको चाहे पुलिस थाना से कोर्ट ले जाया जाता है, चाहे कोर्ट से उसको जेल ले जाया जाता है, उसके फेस को ढक दिया जाता है। आप लोग देखते हो, ठीक है, उसके चेहरे को ढक दिया जाता है। क्यों ढका जाता है? इसलिए ढका जाता है अगर वो आइडेंटिफिकेशन परेड की मांग, आइडेंटिफिकेशन परेड को बोलते हैं शिनाख्त का, पहचान कार्य। तो अगर आज के समय में मीडिया इतना तेज है कि अगर उसका चेहरा खुला रहेगा तो सब पहचान ही जाएंगे ना। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है आप लोग से, ये बताइए जो एक्यूज्ड होते हैं पुलिस वाले उनके चेहरे को ढक के क्यों? जब से सोनम एक्यूज बनी हुई है राजा वाले के, सोनम का चेहरा देखा? नो सर। जो सोनम एक्यूज बनाई गई है राजा एक्यूज है राज कुशवाहा, चेहरा देखा आपने? ओके, एक्यूज का चेहरा देख पाओगे? नो शुरू में सर दिखाया था सर, पहले उसके बाद नहीं दिखाया। नहीं, फर्स्ट डे की बस जिस दिन वो एक्यूज बनी थी, बाकी दिन से कर दिया गया है। तो ये कहा जाता है कि पहला डिमांड उस पर्सन ये कहता है कि मेरी पहचान, किससे? विक्टिम से। अगर मैंने विक्टिम व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया है, मुझे पहचानता होगा ना। उसको लॉ की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। उर्दू में कहते हैं शिनाख्त कार्रवाई, हिंदी में कहते हैं पहचान कार्रवाई। ये एक डिमांड होती है जिसकी डिमांड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आप लोग ये फार्मूला बना लो, आइडेंटिफिकेशन परेड बराबर शिनाख्त कार्रवाई बराबर पहचान कार्रवाई बराबर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये जब भी मांग की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और किससे मांग की जाएगी? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब जो उससे मांग की जाएगी तो वो, उसको ये पावर नहीं कि अलाउ कर दे, वो मजिस्ट्रेट से पूछे आइयो। कैसा मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एक्सिक्यूटिव, कोई भी मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट अलाउ कर देता, ठीक है, इनका आइडेंटिफिकेशन कराए, तो वही मजिस्ट्रेट जो अलाउ करेगा वो डेट, टाइम, प्लेस फिक्स करेगा। इस तारीख को इतने बजे इस स्थान पर आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करेगा? विक्टिम। किसका करेगा? एक्यूज। तो ये कहा गया कि जो एक्यूज बनाया गया है उस एक्यूज से मिलते जुलते कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 लोगों को इकट्ठा करो। अगर एक्यूज पतला है तो पतले लोग को, मोटा है तो मोटे लोग को, ठिगना है तो ठिगने लोग को, गोरा है तो गोरे लोग को, जिस भी फिजिक का है उससे मिलते जुलते कम से कम 5 या 10 लोगों को इकट्ठा करो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इकट्ठा हो गया, उस जगह पे ला दिया गया जहां पर मजिस्ट्रेट ने बोला था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को हटा, एक एक्यूज्ड 5 से लेकर 10 उसके हमशक्ल। अब लाया जाएगा मजिस्ट्रेट की वहां पे टेबल लगेगी, वहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लाया जाएगा विक्टिम। और विक्टिम से कहा जाएगा कि ये जो 10-11 लोग हैं, ठीक, इनमें से आप पहचान। आप कहते हो ना कि मेरे साथ इन्होंने अपराध के पहचानिए। अब दो चीजें हैं, या तो वो सही पहचानेगा या तो गलत पहचान। अगर उसने सही पहचाना तो वो मान लिया जाएगा रिलेवेंट, सुसंगत, कि जो उसने आरोप लगाया है वो सुसंगत, रिलेवेंट है। गलत पहचाना, एक्यूज पर्सन को क्या किया जाएगा? ठीक है। जो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बताया गया है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ, ये लीडिंग केस है, आप लोग को हमने लिखवाया भी था, 1978 का है, रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें बताया गया। दूसरा जो होता है, एक्यूज पर्सन ये फायदा लेता है कि घटना वाले दिन तो मैं घटना स्थल पे था ही, मैं दूर था, मैं इतनी दूर था कि फिजिकली शरीर दोनों जगह पे एक, ठीक है। जैसे मैं हॉस्पिटल में, मैं पुलिस कस्टडी में था, मैं किसी काम से जो है 200-300-400 किलोमीटर दूर गया था, यानी अपनी फिजिकल प्रेजेंस
अपने शारीरिक उपस्थिति यदि वो घटना स्थल से इतने दूर बता देता है जहाँ से दोनों जगह पे आना उसका संभव नहीं है, अप्रूव कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र स्थान पर हो। ये कल क्रिमिनल केसेस पे लागू होता है। अगर उसने ये प्रूफ कर दिया ऐसे कंडीशन में उस एक पर्सन को क्या किया जाएगा। अच्छा, प्ली ऑफ एलिबाई की डिमांड कब की जाए? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की ट्रायल के दौरान तो ट्रायल के दौरान अगर मजिस्ट्रेट ने फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज नहीं किया तब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कर दिया है तो एक्विटल कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं द प्ली ऑफ एलिबाई। अब देखिए हम लोग के एविडेंस एक्ट में दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। एक को हम लोग पढ़ते हैं एडमिशन, एक को हम लोग पढ़ते हैं एडमिशन स्वीकृति, दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं संस्वीकृति। देखो जो एडमिशन होता है वो सिविल केसेस में, केवल और केवल सिविल केसेस, क्रिमिनल में कभी नहीं होता। जो कन्फेशन होता है ये केवल और केवल क्रिमिनल केस, ठीक है। जो एडमिशन होता है वो कर कौन सकता है? एडमिशन सिविल केसेस में होता है तो प्लेंटिफ भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है, प्लेंटिफ के एडवोकेट भी कर सकते हैं, डिफेंडेंट के एडवोकेट भी कर सकते हैं, प्लेंटिफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, डिफेंडेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, प्लेंटिफ का कोई लीगल हेयर्स भी कर सकता है, डिफेंडेंट। ये इसकी लिस्ट है। वादी कर सकता है, प्रतिवादी कर सकता है, वादी का अधिवक्ता कर सकता है, प्रतिवादी का अधिवक्ता कर सकता है, वादी का अभिकर्ता कर सकता है, प्रतिवादी का अभिकर्ता कर सकता है, वादी का उत्तराधिकारी, वादी का प्रतिवादी का, ये लिस्ट। जो भी एडमिशन हुआ, एडमिशन जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? जिस भी चीज को एडमिट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया सिविल केसेस में, अब आप उस स्टेटमेंट को बदलोगे तो आपके ऊपर स्टॉप पे लगे, रोक दिया। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन करने के लिए केवल एक व्यक्ति अथराइज, सिंगल, और उसका नाम है एक्यूज। जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जाएगा, अभियुक्त बनाया जाएगा, उसको ओपन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये कन्फेशन करना होगा, मेरे ऊपर जो चार्ज लगा है मैंने ही अपराध। तो अगर उसने कन्फेशन कर लिया तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सजा दे देगा, तो ट्रायल खत्म। ट्रायल का फिर आगे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो एक आता है डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 26 के ए में है। तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, ये लागू कब होता है? देखो तो समझो, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम लोग मानव होते हैं, तीन प्रकार से मानव के। एक होती है नेचुरल डेथ, उस पर डाइंग डिक्लेरेशन। दूसरा होता है सिविल डेथ, उस पर भी लागू नहीं। तीसरा होता है कैजुअलिटी, आकस्मिक। देखो आकस्मिकता में दो बात है, या तो घायल हुआ या तो मर गया। अगर कोई कैजुअलिटी में व्यक्ति मर गया, रोड एक्सीडेंट में मर गया, किसी जानवर ने काटा मर गया, किसी ने गोली मारा मर गया, तो डाइंग डिक्लेरेशन लागू। तो डाइंग डिक्लेरेशन किस पे लागू होता है? कोई कैजुअलिटी हुई और बच गया, जिसको हम लोग कहते हैं वाउंडेड पर्सन, घायल व्यक्ति। केवल घायल व्यक्ति के मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन लागू होता है। तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति घायल है, ठीक, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाइए और मजिस्ट्रेट को बोलिए। मजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव वाला भी आ सकता है, जुडिशियल वाला भी आ सकता है, और उससे ये कहा गया कि इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए। और जो इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए, चूंकि ये घायल है, इसका स्टेटमेंट क्या करो? इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्नवाचक। तुम्हारी ये हालत किसने की? उसने कहा विनोद। विनोद कहाँ रहते हैं? तुम्हारे पड़ोस में। हाँ, ऐसे फॉर्म में जो होता है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया। मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मर गया, कौन? जो विक्टिम था, तो उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसको बोला जाएगा, उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को बोला जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन अगर किसी कारण से वो बच गया, मेडिकल ट्रीटमेंट से बच गया, ठीक, डॉक्टर ने उसका उपचार किया, बच गया, या वो नॉर्मल कोर्स में बच गया, तब ये कहा जाता है अगर वो बच गया तो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया वो डाइंग डिक्लेरेशन। तो जब डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है तो क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है।
जो सिंपल स्टेटमेंट हो गया वो चला जाएगा बीएसए के सेक्शन 148, 148 और 160। 148 में कहा गया कि जो अपोजिट पार्टी है यानी एक्यूज्ड है इसका क्रॉस एग्जाम। जो 160 है उसमें कहा गया किसे, जो विक्टिम था, घायल था, जो ठीक हो गया है, अपने प्रीवियस स्टेटमेंट का कोरोबरेशन। ठीक, फिर आगे जैसा भी होगा कोर्ट उसको डिसाइड करे। अब देखो एक्सपर्ट्स ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय। ये कहा जाता है जो कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट होती है, वो केवल एक चीज की विशेषज्ञ, और वो किस चीज की विशेषज्ञ होती है, लॉ के प्रोविजन। लेकिन अगर कभी उसके सामने कोई टेक्निकल मैटर आया, फॉरेन लॉ का मैटर आया, हैंड राइटिंग का मैटर आया, फिंगरप्रिंट का मैटर आया, कोई साइंस का मैटर आया, कोई आर्ट्स का मैटर आया, तब यह कहा गया कि आप ट्रायल को रोक दीजिएगा, उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। ठीक, जैसे मान लो हैंड राइटिंग का मैटर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को ओपिनियन लीजिए। फिंगरप्रिंट का है, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट का लीजिए। कोई औजार का मैटर है, बैलिस्टिक के मैटर को लीजिए। ठीक, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है वो रिलेवेंट माना, एडमिसिबल कभी नहीं, रिलेवेंट। इसका रीजन क्या है, जो एक्सपर्ट होता है वो बेसिकली एक ह्यूमन होता है, मानव होता है। हम मानव से दो प्रकार की गलती होती है, एक भूलवश, एक जानबूझ। एक भूलवश हम लोग से गलती होती है, एक हम लोग से जानबूझ होती है कि नहीं होती। तो ये कहा गया कहीं एक्सपर्ट से भी भूलवश गलती ना हो गई हो, जानबूझ नहीं हो गया, इसको रिलेवेंट बनाओ। इसको एडमिसिबल क्या किया जाएगा, उस एक्सपर्ट को ड्यूरिंग ट्रायल बुलाया जाए, उस एक्सपर्ट को ड्यूरिंग ट्रायल बुलाया जाए। जब ड्यूरिंग ट्रायल उसको बुलाया जाएगा तो उसकी पहले मेमोरी को रिफ्रेश की जाए, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश की जाएगी, उसकी स्मृति को ताज़ा किया जाएगा। और जब स्मृति उसकी ताज़ा हो जाएगी तब उसका कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में उसका क्या होगा, क्रॉस एग्जाम, जिसको कल की क्लास में हमने बताया था 162, 163, 160। ठीक, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन का कोरोबरेशन जो होता है वो रिफ्रेशिंग मेमोरी के थ्रू होता है, और रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ है, 162, 163, 160। ये बात कही गई है इसके बारे में एक्सपर्ट्स के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो एक्सपर्ट है वो तीन। पहला जो एक्सपर्ट्स है वो एक्सपर्ट होता है एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभवधारी। इसमें बढ़ई आता है, लोहार आता है, सोनार आता है, माली आता है, धोबी आता है, यानी कि जो हेरिडिटी के बेसिस पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपीरियंस होल्डर। दूसरा होता है डिग्री होल्डर। जो डिग्री होल्डर होता है, अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो उसके लिए बुलाना पड़ता है एक्सपर्ट, क्योंकि हमेशा ऐसी मान ली जाती है। आया नहीं जाता, एक्सपर्ट पास भेजा जाता है। एक्सपर्ट आपके घर में आके थोड़ी ना पोस्टमार्टम करे, पोस्टमार्टम होगा। कोर्ट की बात, अब पोस्टमार्टम डॉक्टर को बुलाया जाता है ना, रिफ्रेशिंग में सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। पोस्टमार्टम के डॉक्टर की बात नहीं है, जितने भी एक्सपर्ट हैं पहले उनकी ओपिनियन ली जाएगी। ओपिनियन के बाद जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो ट्रायल के समय उनको इनफॉर्मल विटनेसेस के रूप में बुलाया जाएगा, उनकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाएगा, उनका क्रॉस। ठीक है, दूसरा देखो एक्सपर्ट है डिग्री होल्डर। जैसे जैसे हमारे देश में क्या हुआ, हम लोग पहले गुलाम थे, फिर आज़ाद हुए, हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलीटेक्निक, ठीक है, 5 ईयर लॉ के इंस्टीट्यूट खुले। तो अब हमारे पास डिग्री होल्डर आने लगे, जिसमें हम डॉक्टर रखते हैं, इंजीनियर रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, ये सब डिग्री। वर्ष 2000 में क्या हुआ, जब IT एक्ट आया, IT एक्ट आने के बाद क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक तो कहते हैं संचार की क्रांति। अब आया हमारे लोग के पास क्या आया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया। इसके भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ठीक, तो उनको भी क्या किया गया है, अब एक्सपर्ट्स मान लीजिए 3 एक्सपर्ट हो गए। पहला हो गया एक्सपीरियंस होल्डर, दूसरा हो गया डिग्री होल्डर, और तीसरा है एग्जामिनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 3 प्रकार के एक्सपर्ट। ठीक, अब देखिए ये कहा जाता है कि जो भी विटनेसेस आते हैं, जो भी पक्षकार आते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, स्किल के बारे में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टर
के बारे में सिविल केसेस में क्या पोजीशन है, क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में कहा गया कि अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो बीएसए के सेक्शन 46 और 50 4250 एक साथ लागू होते हैं सिविल केस। इन सिविल केसेस कैरेक्टर इज इनरेलेवेंट, गुड और बैड। अगर कोई सिविल सूट चल रहा है तो जो पक्षकारों के अच्छे चरित्र हैं या खराब चरित्र दोनों इन, उसके बारे में आप कोई भी एविडेंस। लेकिन ये कहा गया इसका एक्सेप्शन है धारा 50 में। सेक्शन 50 कहता है कि जो क्या नाम है सूट है, सिविल सूट, अगर वो डैमेजेस सिविल क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति का अगर बात चल रहा है तो हम करेक्टर को ला सकते हैं। ये तो सिविल सूट। क्रिमिनल सूट में क्या कहा गया है, सेक्शन 47, सेक्शन 48, सेक्शन 49, 45, 48 और 49। ये कहा गया है किसी भी एक्यूज पर्सन के द्वारा अपने गुड बिहेवियर को लाए। ठीक है, वो कह सकता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, ये सब बोल सकता है, लेकिन अपोजिट पार्टी उसके बैड कैरेक्टर को डायरेक्ट नहीं। ठीक है, ये बात कही गई सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 49 क्या कहता है, कभी भी अगर एक्यूज पर्सन अपने गुड बिहेवियर का कैरेक्टर बताता है और अपोजिट पार्टी के पास उसके बैड कैरेक्टर का कोई प्रीवियस वो ला सकता, तब वो ला सकता। अब बीच के सेक्शन है 48 ये कहती है कि लेडीज से जुड़ा हुआ है। ये कहा गया अगर कभी भी कोई लेडीज एक्यूज बनाई जाती है, अगर कोई भी लेडीज कभी एक्यूज बनाई जाती है तो उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में कोई चीज, उसके बारे में उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर रहा है उसके बारे में कोई भी बात नहीं। अगर क्या किसी भी लेडीज के ऊपर रेप का आरोप लगता है तो ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके पहले भी क्या आपके साथ रेप हुआ। ये सब बातें उल्टे सीधे जिसको कहते हैं वो नहीं पूछा जाएगा। उनको प्रोटेक्ट किया, उनके नाम को भी बचाया गया है और उनके क्या नाम है साक्ष्य को भी बचाया गया। अब आता है कि ऐसे कौन से मामले जिसमें सबूत देने की, ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं जहां पर हमको प्रूफ करने की जरूरत। ये 3 है, सेक्शन 51, 52, 51 कहता है फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल, जो चीज़ें न्यायालय के संज्ञान में होती, जुडिशियल नोटिस होती है, उसको हमको करने की। कौन सी चीज़ कोर्ट के नॉलेज में होती है, कोर्ट के नॉलेज में वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, गजट में पब्लिश। जो भी चीज़ें गजट में पब्लिश हो जाती हैं वो सब कोर्ट की नॉलेज। अब कोर्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि आप प्रूफ करिए कि बीएसए में 170 धारा, अगर कोई मुकदमा है तो कोर्ट आपसे कह सकती है कि प्रूफ करिए कि बीएसए में 170 धारा। अगर मांग लिया तब जज साहब ने अगर मांग लिया कि प्रूफ करिए, गए जज साहब तो हाई कोर्ट वाले मांगे तो इनकॉम्पिटेंट, पदमुक्त। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले मांगे तो जो एजे हाई कोर्ट के होते हैं वो उनको क्या करेंगे, सस्पेंड कराएंगे। जब पेयर एक्ट बना था सबसे पहले आप ही को दिया गया सारे जजेस को, और प्लस आपको ट्रेनिंग कराया गया था। तो आज आप पार्टी से पूछ रहे हो सिद्ध करो 170 धारा, इसको बोलते हैं। इसलिए आप लोग को समझा दे रहे जज बनने के बाद आप लोग भी सीधे। ठीक है, तो 51 कहता है कि जुडिशियल नोटिस की लिस्ट क्या है, कौन कौन सी चीज जुडिशियल नोटिस वो बताया गया। 53 कहता है जिस भी चीज का हम लोगों ने एडमिशन कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति कर लिया है। अगर एडमिशन के समय हमने राइट्स को एडमिट कर लिया है तो उसको प्रूफ कि वो ऑलरेडी एडमिटेड चीज हो। जो चीज एडमिटेड हो जाता है उसको हम लोग प्रूफ नहीं। तो इसमें 2 चीजें और बता देते हैं आप लोग को। एक चीज़ है जो सबसे इसमें और इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है एकम्प्लिस। जनरली नहीं क्लियर होता, आप लोग को फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो एकम्प्लिस एक्यूज 2 चीज़ें हैं। एक्यूज किसको बोलते हैं, किसको हम लोग एकम्प्लिस बोलते हैं, किसको हम लोग कोई एक्यूज बोलते हैं। ये सारे जो शब्द हैं सब अलग अलग। जब कभी 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो वो कहलाते हैं एक दूसरे कोई एक्यूज, एक दूसरे कोई एक्यूज। ठीक, जिसका नाम पहले पता चल जाता है तो मेन एक्यूज मान लेते हैं और बाकी को हम लोग
है एंड अदर्स, ये एफआईआर होती है। स्टेट वर्सेस राकेश एंड अदर्स, तो राकेश क्या है? मेन एक्यूज। ये मेन क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि इनके नाम को सबसे पहले बोल दिया गया। जब अदर्स को खोला गया तो उसमें पता चला दिनेश भी है, महेश भी है। तो राकेश है मेन एक्यूज और दिनेश और महेश है को एक्यूज। ठीक, ये तब जबकि उनके नाम मालूम है तो जैसे ट्रायल चलता है वैसे चलेगा। लेकिन ये होता है, लोग ये बताने को तो तैयार है कि 3 लोगों ने ऑफेंस किया, 2 लोगों ने ऑफेंस किया, लेकिन किसी का नाम नहीं मालूम। तब जो एफआईआर होती है स्टेट वर्सेस अननोन, सरकार बना मगर एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बनाया जाएगा। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो पूरी कोशिश करेगा जो अननोन है उनको नोन बनाए, जो अज्ञात है उनको अज्ञात बनाए। बना ले गया तो वेरी गुड। अब देखो अगर वो नहीं बना पाया तब आता है अब एक्म्प्लिस, अपराधी। तब आईओ को कहा गया अगर किसी गैंग के ऊपर आपको डाउट है, ठीक है, आप ऐसा करो कि उस गैंग के किसी भी व्यक्ति को बहला के, फुसला के, लालच दे के, ये बता के कि तुम अपने अपराध को अगर स्वीकार कर लेते हो तो तुमको सरकारी गवाह बना दिया जाएगा, तुमको सजा नहीं दी जाएगी। ये सब बात उसको समझा दो। अगर कोई तैयार हो गया, अगर तैयार हो गया तो वो है क्या? को एक्यूज। को एक्यूज है ना। जब को एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने जाके कन्फेशन करता कि मैं और मेरे साथी ने क्या किया, ये अपराध, तो कोई एक्यूज को जब कन्फेशन कर लेता है तो वो कहलाता है एक्म्प्लिस। ठीक, अब ये कहा जाता है कि जो वो एक्म्प्लिस बन गया, जो वो अपना और अपने साथी के बारे में बता रहा है, तो क्या एक्म्प्लिस के बेसिस पर, अपराधी के बयान पर के साथियों को दंड दे। इस पर 2 सेक्शन कंट्रावर्सी काम करते हैं। 2 सेक्शन जो होती है दोनों में खूब अच्छे खासे विरोध है। और वो सेक्शन कौन सी है? पहला है 138 और दूसरा है 119 इलिस्ट्रेशन बी, 138 और 119 इलिस्ट्रेशन। ठीक, 138 कहता है जो एक्म्प्लिस है उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर उसके साथियों को दंड दे दिया जाता है तो वो गलत नहीं, इलीगल नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो सेक्शन नंबर 119 का इलिस्ट्रेशन बी है वो कहता है कि सह अपराधी तो विश्वास, कैसे आप उस पर विश्वास कर गए? बेसिकली वो तो अपराधी है ना, तो आप कैसे विश्वास कर गए? अब ये समस्या जब बनी तो इस पर क्या हुआ? मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब डगडू का केस आया 1977 में तो ऑनरेबल जस्टिस सिंघल थे, उन्होंने ये कहा कि बेस्ट तो ये होगा कि पहले एक्म्प्लिस को क्या करो, कोरोबरेट करो। कितना विश्वसनीय, कितना सही है। जब वो पहले कोरोबरेट हो जाए तब उसके स्टेटमेंट को उसके साथियों के ऊपर एप्लीकेट। ठीक, ये प्रेजेंट टाइम का लॉ बन गया है। केवल सह अपराधी के बयान के आधार पर उसके साथियों को दंड, इसी पे आप लोग को टिक लगाना है। एक चीज लास्ट में और बता देते हैं, बाकी आप लोग अपना पढ़िएगा। देखो ये कहा गया है कि जो पार्टीज होते हैं, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, जो भी है, उनकी जिम्मेदारी होती है कोर्ट में अपना प्रॉपर एविडेंस प्रोड्यूस करें और अपने केस को क्या करें, रिलेवेंट बनाएं, एडमिसिबल बनाएं, उस पर क्या करें, वो आर्गूमेंट कराएं। ये सब हम पार्टीज के ऊपर क्या रखा गया है, एक एक उनके ऊपर बर्डन रखा। कभी ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है, चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल, उसको ये लगता है कि ये दोनों जो हैं पार्टीज हमारे, ये केवल कोर्ट का टाइम, ये कोर्ट का टाइम, और कब टाइम खराब कर रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रायल। ये सब डेट पर डेट क्यों लेते जाते हैं और ये लोग कोर्ट का टाइम को। तो देखो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो हम लोग जज बोलते हैं, वो क्या होता है, कोर्ट का इंच, कोर्ट का गार्जियन। तो उसको ये पावर दिया गया कि जब कभी ऐसी कभी कंडीशन आ जाए, आपको ये लगे कि मेरे कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा है, सिविल का चल रहा है, क्रिमिनल का चल रहा है, जिसका भी चल रहा है, ये दोनों पार्टीज आपस में साठगांठ, और ये लोग जो है क्या है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रॉपर नहीं होने दे रहे। तब यह कहा गया कि जो डैश पर बैठे हुए जज साहब है, जिनको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो डैश पर बैठे बैठे पार्टीज का एग्जामिनेशन,
हैं क्रॉस एग्जाम। इसको हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं? क्रॉस बाई कोड। क्रॉस बाई कोड इस सेक्शन में 160 कि आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि भरा हुआ है। आपसे पूछा जाता है क्रॉस बाई कोड कौन करता है, किस पे टिक लगाओगे? मजिस्ट्रेट या न्यायालय। मजिस्ट्रेट या न्यायालय। न्यायालय का मतलब सेशन को। कब करेगा? ड्यूरिंग ट्रायल। क्यों करेगा? जब ट्रायल कोर्ट को लगेगा कि मेरा टाइम ये दोनों कर रहा है, खराब कर रहा है, क्योंकि वो गार्जियन है। वो चाहे एग्जामिनेशन करके सूट को डिसमिस कर दे, चाहे वो डिस्चार्ज कर दे, चाहे कन्विक्शन दे दे, जो भी जिस तरह का केस वो डिसाइड कर दे, लेकिन ये करके वो तब डिसाइड करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बाई। देखो जो हम लोग का बीएसए है, जो नया वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पहली बार एक शेड्यूल अनुसूची, हम लोग का जो 1872 का था उसमें शेड्यूल अनुसूची जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो पहले विटनेसेस आते, साक्षी आते थे, तो वो क्या करते थे? मुंह से बोलते जाते थे, और जो कोर्ट में रीडर होता है, जिसको आप लोग पेशकार कहते हैं, वो लिखता है। उसमें रेलिवेंट बात भी लिख रहा है, इनरेलिवेंट बात भी लिख रहा है, सब तरह का लिख। जब कोर्ट उन स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू निकालने जाता था तो कोर्ट को बहुत दिक्कत, क्योंकि जैसे ना कोई चीज़ बिखरा हुआ है उसमें से छांटना। अब की बार क्या किया गया? 2023 में एक शेड्यूल्स जोड़ दी गई, उसमें दो पार्ट ए, पार्ट बी। जो शेड्यूल्स हम लोग के लिए जोड़ी गई है उसमें टेबल ए, टेबल बी बना दी, पार्ट ए, पार्ट बी। और जो पार्ट ए है वो फॉर्मल विटनेस। फॉर्मल विटनेसेस का मतलब होता है जो गवाह साक्षी के रूप में कोर्ट में जाते हैं। पार्ट बी जो है वो एक्सपर्ट्स के लिए बनाया गया है, जिसको हम लोग, ठीक है। अब ये कहा गया कि जो ये विटनेसेस आते हैं इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा को पढ़िए। जैसे मान लीजिए झारखंड का एपीओ आया, आप कैसे अप्लाई करोगे? आप उसका प्रारूप बनाओगे। जो प्रारूप है, चाहे आप घर बैठ के करो, चाहे कोई साइबर में चले, साइबर वाला का सारा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपका फॉर्म फिलअप कर दिया। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने बना रखा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बस आप उसको भरते। अच्छा, आपको कुछ और कहना है तो कर सकते हैं। नो सर। अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेरी प्री तो कभी रुकती नहीं, मैं तो प्री का मास्टर हूँ, तो बकबक करते हो, कुछ कहते हैं सर मेंस तो मैं चपक के लिख, क्या बोलते सब लिख सकते हो फॉर्म में? नो सर। नहीं। नो सर। तो पहले पेशकार साहब यही सब लिख के बैठते थे कि मेरा तो प्री रुकता नहीं, इस तरह की इनरेलेवेंट बातों को लिखा जाता है। अब ये कहा गया कुछ नहीं, आप केवल वही बात बोलोगे जो कोर्ट चाहता। तो वो जो प्रोफार्मा है, टेबल ए, टेबल बी, उसी को आपको फिलअप करना। और ये कहा गया कि ये प्रोफार्मा अब पेशकार इसका नहीं फिल करेंगे, आपको फिल कर। चलिए आप भरिए, भर के कोर्ट में जमा। ये नई चीज आप लोग दी गई है, इससे जोड़ी गई है कोर्ट का मूल्यवान समय। जो कोर्ट होती है, पहले पेशकार के द्वारा लिखे गए कागज के तो पढ़ने में दिक्कत होती थी। दूसरी Yes, सबसे sir. बड़ी दिक्कत ये होती थी कि उसमें रिलेवेंट फैक्ट कम होते थे, इनरेलेवेंट ज्यादा होते। अब पता ये चला कि जो पेश